बहन ने लिया प्रॉपर्टी में हिस्सा। सत्य घटना। रविवार का दिन था और सुबह के 11 बज चुके थे। लेकिन आज दोनों भाई अनुज और प्रदीप घर ही थे। दोनों की पत्नियां मानसी और विधि रसोई में बर्तनों को पटकती हुई काम कर रही थी, जबकि बच्चे मुंह फुलाए अपने अपने कमरों में बैठे हुए थे। आज सबका बाहर घूमने का प्रोग्राम था। सब लोग रिसोर्ट जाने वाले थे। फिर दिन भर वहां मस्ती करने का प्रोग्राम था। लेकिन जब से सुना है कि प्रदीप और अनुज की छोटी बहन वंशिका घर आ रही है, बस तब से सबके मुंह फूल गए हैं। दोनों भाई आपस में बातें कर ही रहे थे कि उनकी बातें सुनकर विधि रसोई में अपनी जेठानी मानसी के पास गई और उससे बोली, पूरा मूड ऑफ हो गया भाभी। अच्छा खासा प्रोग्राम बना था घूमने का, लेकिन वंशिका को भी आज ही आना था। उससे हमारी खुशी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। ये सुनकर मानसी बोली, और नहीं तो क्या, उसे भी जरूर कहीं ना कहीं से खबर मिल गई होगी ना कि हमने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी है। जरूर अपना हिस्सा लेने आ रही होगी। राम ही जाने। मैंने तो भैया को इनसे कहते सुना है कि वंशिका आ रही है तो घर पर ही रहना, कोई जरूरी काम है उसे। और आपकी बात सुनकर लग रहा है कि वो शायद इसीलिए ही आ रही है, और नहीं तो क्या। आजकल तो घोर कलयुग है। पहले तो फिर भी बहनें प्रॉपर्टी में हिस्सा छोड़ देती थी, लेकिन आजकल जैसे ही पिता की मृत्यु होती है, मुंह फाड़ने लग जाती है। देख लेना, इसीलिए आ रही होगी। पिछली बार तो बोल नहीं पाई होगी। आखिर बाबूजी खत्म ही हुए थे और रिश्तेदार सब यहीं थे। लेकिन अब तो अपना हिस्सा लेगी, मानसी ने कहा। पर एक बात समझ नहीं आई दीदी, भला उसे कैसे पता चला कि हमने प्रॉपर्टी बेच दी। हमने तो ये काम बहुत ही चोरी छुपे किया था। उसे तो बिल्कुल भनक नहीं लगने दी थी। विधि ने कहा, अरे लोगों से दूसरों की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। जरूर किसी न किसी ने आग लगाई होगी। अब काम भी इतना चोरी छुपे गैर कानूनी तरीके से किया है, पता नहीं क्या होने वाला है। इसीलिए देवर जी और ये दोनों परेशान है। देखते हैं अब क्या होता है। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा बहुत नाराज होगी, गुस्सा होगी और चिल्लाएगी। इसके अलावा वो क्या कर सकती है। दोनों देवरानी जेठानी रसोई में खड़ी खड़ी पंचायत कर रही थी। इधर दोनों भाई भी थोड़े परेशान थे कि आखिर कैसे अपनी बहन वंशिका को संभालेंगे। अभी कुछ महीने पहले ही प्रदीप और अनुज के पिता की मृत्यु हुई थी। माँ तो बहुत पहले ही दुनिया से कोस कर चुकी थी। पिता अपने पीछे अच्छी खासी संपत्ति छोड़कर गए थे। एक बड़ा सा घर था जिसमें दोनों भाई अपने परिवार के साथ रहते थे। काफी सारे गहने थे और इसके अलावा एक पुश्तैनी जमीन भी थी। उनकी एक बेटी भी थी, वंशिका, जिसका विवाह हो चुका था। वो अपने पति और परिवार के साथ अपने ससुराल में खुश थी। पिता अपने अंतिम समय में वंशिका के पास ही थे, क्योंकि वो पूरी तरह से बिस्तर पर आ चुके थे। भाभीियों के पास तो आए दिन कोई ना कोई बहाना होता था, और सबसे बड़ा बहाना तो ये था कि भला ससुर की सेवा कैसे करे, उन्हें अपने हाथों से कैसे खिलाए पिलाए। भाइयों के पास इतना वक्त नहीं होता था। वो तो सुबह के लिए रात को आते थे, और हर सप्ताह घूमने फिरने जाने वाले इन लोगों के पास नौकर रखने के जितने पैसे नहीं थे।
आखिर अपने पिता की हालत देखकर वंशिका उन्हें अपने साथ ले गई थी। उसके पति और ससुर को भी इससे कोई ऐतराज नहीं था। खैर, जब कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हुई तो उनके शव को दोनों भाई अपने घर ले आए और वहीं से सारा क्रियाक्रम किया गया। कहीं बहन अपना हिस्सा न मांग ले, इसीलिए दोनों भाइयों ने कहा था कि हम अभी प्रॉपर्टी में कोई बंटवारा नहीं करना चाहते हैं। खैर, वंशिका ने भी यही सोच रखा था कि उसे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। आखिर पिता जीते जी जिन भाइयों ने कभी याद नहीं किया, भला वो पिता के जाने के बाद क्या व्यवहार निभाएंगे और फिर उसके पास क्या कमी है जो प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगे। जितनी उसके पति और ससुर की कमाई थी उसमें उनका गुजर बसर अच्छे से हो रहा था। उसके हर निर्णय में उसके ससुर और पति के साथ थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वंशिका आज अपने मायके आ रही थी। थोड़ी देर बाद अचानक बाहर से बड़े भैया के जोर जोर से बोलने की आवाज आने लगी। देखो वंशिका, तुम्हें प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा मिलेगा, इसकी कोई उम्मीद मत करना। माता पिता की प्रॉपर्टी पर भाइयों का अधिकार ही होता है। आखिर उनके सारे कर्जे हम चुका रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टी पर भी हमारा ही हक होगा। उनकी आवाज सुनकर सब लोग बाहर आ गए। ये क्या कह रहे हो भैया? पहली बात तो जहां तक मुझे याद है पापा के नाम पर कोई कर्जा नहीं था, और दूसरी बात, अगर कोई कर्जा है भी तो मुझे बताइए, मैं भी बराबर योगदान दूंगी कर्जा चुकाने में। पर मैं अपना हिस्सा जरूर लूंगी, वंशिका ने कहा। अरे अब कौन सा कर्जा, सारे कर्जे तो हमने चुका दिए, तो अब क्या फायदा। एक बात बताओ, क्या हिस्सा इतना जरूरी हो गया कि उसके लिए अपना मायका छोड़ दूंगी। कल को आपके बच्चों की शादी होगी तो भात कौन भरेगा? हम लोग ही ना। अब की बार मानसी ने कहा, माफ करना भाभी, लेकिन मुझे नहीं चाहिए आपका भात। आप ही रखिए अपना भात, मैं अपने भात का बंदोबस्त खुद कर लूंगी। वंशिका ने पलट कर जवाब दिया, हे भगवान, देखो तो कितना लालच भरा है इसमें। प्रॉपर्टी के लिए अपने बड़े भाई भाभीियों के सामने हो गई। छोटे भाई ने कहा, भैया, मुझ में लालच भरा हुआ है, ये आप कह रहे हो। वो लोग जो झूठ दस्तावेजों पर प्रॉपर्टी अपने नाम कर रहे हैं, वो लोग ये बात कह रहे हैं, कितने शर्म की बात है। अचानक वंशिका ने कहा तो सबकी बोलती बंद हो गई। आखिर वंशिका को कैसे पता चला? इतने में अनुज ने हकला कर कहा, क्या क्या कहना क्या चाहती हो तुम? हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अरे लोग तुझे हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। अच्छा, जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है ना, उसी की आवाज हल्कलाने लगती है। शर्म नहीं आई आप लोगों को? मेरा झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर पुश्तैनी जमीन बेचकर आ गए। जब मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया था तब याद नहीं आया था कि इसी मरी हुई बहन के यहाँ भात भी भरना है। वंशिका ने कहा तो काफी देर तक किसी ने कुछ कहते ही नहीं बना। लेकिन तब विधि ने बेशर्मी से कहा, अरे तुम्हारे भैया नहीं कह पा रहे हैं तो मैं कहती हूँ तुम्हें। तुम्हें तो प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने की लग रही है, तुम्हें हिस्सा देकर करे क्या?
ये इच्छा तो तुम्हारे साथ तुम्हारे ससुराल ही चला जाएगा। कल को तुम्हारे बच्चों की शादी होगी तो उसमें भात भरना पड़ेगा, तो उसका खर्चा अलग। बस भाभी, बहुत बोल लिया आप लोगों ने। आज तक बर्दाश्त ही करती रही, पर अब मुझे मेरे पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा तो चाहिए। रही बात तुम्हारे भात के खर्चों की, तो वो भरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आप लोगों ने नकली दस्तावेज बनवाकर रही सही कसर भी पूरी कर ली। अरे इज्जत से कह देते मुझे कि आपको जमीन बेचनी है, मैं आकर साइन कर जाती। लेकिन नहीं, मन में तो मैल भरा हुआ है आप लोगों के, जो मुझे जीते जी ही मार दिया। आज तक कुछ ना बोलने वाली वंशिका का इस तरह का रोक देखकर सबकी बोलती बंद हो गई। इतना तो सबको समझ में आ चुका था कि वो अब चुप रहने वाली नहीं। तभी घर के बाहर पुलिस खड़ी देखकर भाइयों के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। वंशिका, तूने पुलिस बुला ली। बहन, हम तेरे भाई है, थोड़ा हमारे बारे में तो सोच। लोग क्या कहेंगे? अनुज वंशिका के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला। ये तो मेरा झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर प्रॉपर्टी बेचने से पहले सोचना चाहिए था। तब क्या मैं तुम लोगों की बहन नहीं थी? रिश्तों को शर्मसार तो आप लोगों कर रहे हो। याद रखिए, कुछ गलतियों की माफी नहीं होती है। आखिर दोनों भाई भाभी वंशिका के पैरों में ही गिर पड़े। इतना तो वो लोग भी जानते थे कि अगर वंशिका ने कानून का सहारा लिया तो उसे हिस्सा तो बराबर का ही मिलेगा। साथ ही साथ इतना बड़ा फ्रॉड करने पर दोनों भाइयों को जेल तक हो सकती है। इसीलिए वो लोग अपने बच्चों की दुहाई देते हुए वंशिका से माफी मांगने लगे। उस समय तो वंशिका ने कुछ नहीं कहा। आखिर इस फ्रॉड के कारण दोनों भाइयों को पुलिस पकड़ कर ले गई। लेकिन 2 दिन बाद जब भाभिया उससे ससुराल आकर उसके पैरों में गिर पड़ी, आखिर उन लोगों को इस तरह गिड़गिड़ाते देखकर अपने पति के कहने पर वंशिका ने अपनी शिकायत वापस ले ली। कुछ दिनों बाद काफी मनमुटाव के बाद वंशिका को उसका हिस्सा दे दिया गया। लेकिन अब बोलचाल व्यवहार पूरी तरह से खत्म था। लेकिन वंशिका को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही नए नए पारिवारिक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार।